हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पे। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 2 है इंडियन वाली बुक का, जिसका नाम है संरचना और भू आकृति विज्ञान। ये बच्चों यूट्यूब पर आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। आप सभी को पता है हमारी जो पृथ्वी है वो लगभग 460 करोड़ साल पुरानी है। इस संपूर्ण अवधि में क्या हुआ है, पृथ्वी पर जो हमारी बाहरी भूपृष्ठ और आंतरिक, जैसे पृथ्वी के बाहरी और आंतरिक शक्तियों के कारण क्या हुआ है, बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। और ये परिवर्तन क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में भी आए हैं, जो गोंडवाना लैंड का भाग है। करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था बच्चों, इंडियन जो प्लेटें थी, ठीक है ना, मैंने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत मैंने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में करवाया वो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिणी की ओर स्थित थी, ठीक है ना, और यहाँ एक विशाल थी। और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट भी इसी का ही हिस्सा था उस टाइम पे। अब करोड़ों वर्षों के दौरान क्या हुआ, ये प्लेटें कई हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट दक्षिण पूर्वी की ओर खिसकने लगी और इंडियन प्लेट उत्तर दिशा की ओर खिसकने लग गई। इस तरीके से इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट का निर्माण हुआ, जबकि पहले तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इंडियन प्लेट का ही पार्ट था। अब बात करते हैं भारत का भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजन। यानी अगर भारत का भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजन किया जाए तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला प्रायद्वीपीय खंड, जो आपको उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में है। जो प्रायद्वीपीय खंड क्या होता है बच्चों, प्रायद्वीप का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है, ठीक है। और इसका निर्माण क्या होता है बच्चों, कायंत्री शैलों द्वारा हुआ है, ज्वालामुखी कायंत्री शैलों द्वारा। दूसरा है हिमालय और अन्य अंतरिक्ष प्रायद्वीपीय पर्वतमाला है, जो आपको दिख रही होगी। और तीसरा जो है बच्चों, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। ये 3 क्या है, भूवैज्ञानिक खंडों को बांटा गया है। आइए इन तीनों के बारे में समझते हैं। पहला प्रायद्वीपीय खंड के बारे में समझते हैं। तो बच्चों याद रखिए, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा क्या होती है, कटी फटी है, जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक जाती है। फिर यमुना और गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों और गंगा डेल्टा तक ये जाती है, ठीक है। अगर राजमहल की पहाड़ियां देखनी है बच्चों, राजमहल की पहाड़ियों तक ये जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ प्रायद्वीपीय भाग क्या होता है, मतलब जो है ना, बहुत पुराने नीस ग्रेनाइट से बना हुआ एक प्रकार का पत्थर होता है, जो कैम्ब्रियन काल मतलब क्या होता है, एक समय होता है। तो कैम्ब्रियन काल से क्या आता है, ये कठोर खंड के रूप में खड़ा है और अभी भी वैसा का वैसा ही है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की आखिर विशेषता क्या है। तो पहला तो याद रखिए बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार क्या है, त्रिकोणीय आकार वाला कटा फटा भाग है, ठीक है। आपको देखो 3 आकार, प्रायद्वीप का मतलब क्या होगा, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ। दूसरा, प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः प्राचीन नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। तीसरा, ये पठार क्या है बच्चों, वो परपट्टी का सबसे बहुत प्राचीनतम भूखंड है, जिसकी औसतन ऊंचाई 600 और 900 मीटर के बीच है। कैम्ब्रियन कल्प से ये भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है और अब तक वैसा का वैसा ही है। देखो अब देखना, मैं कुछ समझा रखा है मैप के माध्यम, देखिएगा। पश्चिमी भाग में अरावली की पहाड़ियां हैं, आपको दिख रहा होगा कि पश्चिमी भाग में क्या है बच्चों, अरावली की पहाड़ियां हैं। उत्तर में क्या है बच्चों, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां भी शामिल हैं, ठीक है। और दक्षिण की तरफ आ जाइएगा तो पश्चिम में, मतलब प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में क्या है, पश्चिमी घाट है, और पूर्व में क्या है बच्चों, पूर्वी घाट है, ठीक है ना। प्रायद्वीपी की जो ऊंचाई है ना बच्चों, पश्चिम में ज्यादा है और पूर्व में क्या है, कम है, ठीक है। पश्चिम की ओर ऊंचाई ज्यादा है और पूर्व की ओर कम है। यह प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता है। अब बात करते हैं हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। तो देखो बच्चों, कठोर और स्थित प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत जो हिमालय है ना बच्चों, वो क्या है, कठोर नहीं बल्कि दुर्बल और लचीला है, ठीक है ना। ये पर्वत वर्तमान समय में क्या है, बलजनिक और अंतर्जनिक बलों के कारण बहुत सारे परिवर्तन यहाँ आ रहे हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति जो होती है ना बच्चों, विवर्तनिकी हलचलों से होती है। विवर्तनिकी हलचल का मतलब क्या है, यानी चट्टानों को खिसकने पास आने से होता है। तेज बहाव वाली नदियां क्या होती हैं, अपर्दित ये क्षेत्र। पर्वत अभी भी क्या है, युवावस्था में है। और हिमालय जो होते हैं ना बच्चों, गार्ज वी आकार की घाटियां, छिप्रिकाएं, जलप्रपात आदि चीजों का निर्माण करती हैं। तीसरा है हमारा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। तीसरा आता है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। भारत का ये तृतीय भूवैज्ञानिक खंड है बच्चों। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का ये मैदान है। ये एक अविनति गर्त है। अविनति मतलब यहाँ गर्त भी काफी पाए जाते हैं,
जिसका निर्माण क्या है, मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला के निर्माण की प्रक्रिया के तीसरे चरण में आरंभ हुआ था। लगभग 6.4 करोड़ साल पहले इस प्रकार ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण हुआ था। ठीक है, तब से लेकर इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाई और इन अवसादों का निर्माण हुआ। इन मैदानों में क्या होता है बच्चों, जल्लोड़ों की औसतन गहराई 1000 से 2000 मीटर है। मतलब यहाँ पूरा पूरा जल्लोड़ ये मैदानी क्षेत्र है, खेती करने के लिए तो बहुत अच्छा है बच्चों। बात करते हैं करेवा। अब करेवा क्या होता है, देखो बच्चों बहुत डाउट होता है करेवा होता क्या है। तो करेवा क्या है, पीर पंजाल श्रेणी यानी पीर पंजाल जो पर्वत है, ठीक है, वहाँ 1000 से लेकर 1500 मीटर 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो हिमोड़ है ना, हिम मतलब बर्फ के जमाव के कारण ये बनता है, जिन्हें क्या कहते हैं, हिम नदियों ने निक्षेपित किया है यानी इकट्ठा किया है। या साधारण शब्दों में क्या कहते हो, कीसर भी आप कह सकते हो। करेवा का मतलब कीसर भी होता है या जाफरान भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वृहद हिमालय श्रृंखला की अन्य नाम बताइए। तो देखो याद रखना बच्चों, वृहद हिमालय श्रृंखला को केंद्रीय अक्षांशीय श्रेणी और महान हिमालय भी यानी ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। वृहद हिमालय को ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। इसकी पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक की जो चौड़ाई है बच्चों इसकी वो 1000 से लेकर 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई मानी जाती है। ठीक है, याद रखिए वृहद हिमालय को ग्रेट हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो कुछ आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैदान का वर्गीकरण, आपको एक तरह आपको पहाड़ दिख रहा होगा, इसको जैसे हमने मान लिया ट्रांस हिमालय या ग्रेट हिमालय, और आपको जो छोटे छोटे जो टुकड़े दिख रहे हैं, ठीक है ना, इसे कहते हैं बाम्बर। और इसके आगे क्षेत्र में जाओगे तो देखो थोड़ा हरी हरी घास टाइप से दिखता है, इसे कहते हैं तराई क्षेत्र। ठीक है ना, और होता क्या है बच्चों, जैसे बांगर जो और इसके साथ तराई क्षेत्र होता है और ये बाम्बर होता है। ठीक है ना, इसके साथ साथ अगर और आप नीचे आइएगा, नदियां दिख रही है आपको, एक बीच में नदी दिख रही है, तो उससे क्या हो रहा है बच्चों, दिख रहा होगा आपको लेफ्ट साइड में क्या है, ये आपको लेफ्ट साइड में देखो जो छोटे छोटे कण दिख रहे, इसे कहते हैं खादर, और उससे आगे थोड़े मोटे कण जो होते हैं उसे कहते हैं बांगर, और बीच में क्या है बच्चों, नदी है। तो इस प्रकार से क्या किया गया है, मैदानों का वर्गीकरण किया गया है। चलो इसको डीप समझते हैं। पहले की बात करते हैं बाम्बर। तो ये प्रदेश क्या है, सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। सिंधु नदी और तीस्ता नदी तो जानते ही हो, तो यहाँ तक ये फैला हुआ है। ये पतली सी पट्टी क्या है, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी है बच्चों। और बाम्बर प्रदेश क्या होता है, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता, खेती यहाँ थोड़ा संभव नहीं हो पाती, नहीं होता क्योंकि मोटे मोटे कण होते हैं। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती हैं यहाँ पर अपने साथ क्या होता है, बहुत बड़े बड़े टुकड़े कंकड़ पत्थर रेत बजरी जमा कर देती है। दूसरा आता है तराई। तराई प्रदेश क्या होता है, एक तरीके से बाम्बर प्रदेश के दक्षिण में उसके साथ दो विस्तृत है। बाम्बर के समानांतर इनकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर तक होती है। तराई प्रदेशों में क्या होता है, वनों को साफ कर दिया जाता है और उसे खेती योग्य बना दिया जाता है। और ये क्या होता है, बारीक कणों वाले जल्लोड़ से बना होता है और वनों से क्या होता है, ढका होता है। आप चित्र में भी देख सकते हैं ना, पूरे क्षेत्र में हरियाली फैली हुई है। ये तराई क्षेत्र होता है जो कृषि करने के लिए उपयुक्त होता है। बात करते हैं बांगर की। बांगर प्रदेश बाढ़ के तल से ऊंचा होता है, जहाँ बाढ़ आती है ना उससे तल से ऊंचा होता है। ये कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का ही एक प्रकार है। ठीक है बच्चों, और कहीं कहीं क्या होता है, चूना युक्त जो कंकरीली मिट्टी पाई जाती है ना, ठीक है ना, वो इसी में आती है। जैसे पंजाब में इसे छाया, बांगर को पंजाब में इसे छाया कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा था, बांगर और खादर। खादर तो इंपॉर्टेंट होती है। पहले टॉपिक में बात करेंगे, आखिर भारत का ठंडा मरुस्थल किसे कहा जाता है। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया। तो बच्चों होता क्या है, भारत में ठंडा मरुस्थल कश्मीर हिमालय के उत्तरी पूर्वी जो भाग है, जिसे आप लेह लद्दाख के नाम से भी जाने जाते हो, इसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है भारत का। और यहाँ ठंडा मरुस्थल वृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच में स्थित है बच्चों। यानी हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच में स्थित कौन सा है, ठंडा मरुस्थल स्थित है, क्योंकि यहाँ ठंडी ज्यादा पड़ती है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। इस क्षेत्र की 3 प्रमुख श्रेणियां होती हैं बच्चों। पहला है लद्दाख श्रेणी, दूसरा है जास्कर श्रेणी जो आपको चित्र में दिख रहा है, तीसरा है काराकोरम श्रेणी। तो इस क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। बात करते हैं हिमालय पर्वतमाला की। पूर्वी पहाड़ियों की विशेषताएं क्या है। जो हिमालय है
हिमालय पर्वतमाला की जो पूर्वी पहाड़ियां हैं उनकी विशेषताएं क्या है। तो पहला तो याद रखना, हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है, ठीक है। और ये पहाड़ियां क्या होती हैं बच्चों, अलग अलग स्थानीय नामों से जानी जाती हैं, जैसे इसे पटकाई बूम भी कहा जाता है, नागा पहाड़ी भी कहा जाता है, मणिपुर पहाड़ियां भी कहा जाता है, मीजो या लुसाई की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है हिमालय पर्वतों को, ठीक है। ये नीचे पहाड़ियों का जो क्षेत्र होता है जहाँ अनेक बहुत सारी जनजातियां रहती हैं और झूमिंग और स्थानांतरित खेती करती हैं, ठीक है बच्चों। झूमिंग करती है मतलब क्या होता है, यानी जब मतलब ये बेसिकली क्या होता है, किसी स्थान पर 3 से 5 साल तक खेती करते हैं, फिर इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। इस प्रकार की झूमिंग खेती की जाती है, काफी प्राचीन कृषि है। अब बात करते हैं बच्चों भारत के बारे में। तो आप सभी को पता है भारत का जो दक्षिणी भाग है जिसे प्रायद्वीप कहा जाता है, और प्रायद्वीप के एक हिस्सा जो है हमारा अरब सागर द्वीप कहलाता है, दूसरा हिस्सा कहलाता है बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर के बारे में बात करते हैं तो पहला तो याद रखिएगा, अरब सागर में बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं जहाँ लोग रह नहीं सकते बच्चों। और अरब सागर के द्वीपों में कोई भी ज्वालामुखी नहीं, एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और इसके साथ अरब सागर के जो द्वीप है ना, ठीक है बच्चों, यहाँ 36 द्वीप हैं और इनमें से 11 द्वीप पे ही मानव रह सकते हैं, बाकी तो नहीं रह सकते। और यहाँ का यानी अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मिनिकॉय द्वीप है, जो लक्षद्वीप में स्थित है बच्चों। और इसे 11 डिग्री चैनल जो क्या आता है अलग करता है। और याद रखना, यानी अरब सागर जो के द्वीप जो है ना बच्चों, ये पूरे प्रवाल निक्षेप से बने हुए। प्रवाल एक प्रकार का जानवर होता है जिसका जो स्केल होता है काफी मजबूत होता है, उससे बना हुआ है प्रवाल निक्षेप से। बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के बारे में। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप काफी बड़े हैं बच्चों, और आकार में काफी बड़े हैं और आवास योग्य हैं, रह सकते हैं यहाँ लोग। दूसरा, यहाँ बैरन द्वीप क्या है बच्चों, एक जीवंत ज्वालामुखी है। तीसरा, बंगाल की खाड़ी में लगभग 572 द्वीप हैं, यहाँ 572 द्वीप। यहाँ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह काफी बड़े हैं, ठीक है बच्चों। इन्हें 10 डिग्री चैनल क्या करती है, अलग करती है। और इन द्वीपों की जो उत्पत्ति हुई है बच्चों, वो ज्वालामुखी से हुई है। जैसे अंडमान निकोबार में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है, बैरन थी। तो ये है अरब सागर और दोनों की विशेषता है। अब बात करते हैं भारत के पश्चिमी तटीय मैदान की, ठीक है बच्चों। तो पहला तो ये तटीय मैदान जो है ये संकीर्ण है। संकीर्ण का मतलब क्या है बच्चों, चौड़ा है दक्षिण से, और इसकी औसतम चौड़ाई 64 है, ठीक है। यहाँ बहने वाली जो नदियाँ होती हैं बच्चों अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है। यह मैदान काफी कटा फटा है बच्चों, आपने देखो सीधा स्ट्रेट नहीं दिखेगा, कटा फटा, यानी प्रायद्वीपीय जो भाग है हमारा वो कटा फटा है, जिसके कारण यहाँ पत्तन और बंदरगाहों का विकास के लिए काफी ज्यादा अनुकूल है। इसे उत्तर में गोवा तट जैसे हो गया, फिर कोंकण तट हो गया, और दक्षिण में आपका हो गया बच्चों केरल, मालाबार तट, ठीक है ना। ये सारे प्रमुख तट यहाँ है। तो ये है बच्चों पश्चिमी तट की मैदान की विशेषताएं। अब बात करते हैं पूर्वी तट की मैदान, ठीक है ना। तो पहला तो पूर्वी तटीय मैदान जो है वो क्या नाम है, पश्चिमी तट की तुलना में काफी चौड़ा है, यानी 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा है बच्चों। और यहाँ बहने वाली नदियाँ क्या होती है, काफी लंबी होती हैं, चौड़ी होती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और इसमें जैसे महानदी आपने सुना होगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी डेल्टा ही बनाती हैं, ठीक है। ये भाग काफी ज्यादा उभरा हुआ भाग होने के कारण क्या होता है, पत्तनों का विकास थोड़ा कम है। यहाँ पत्तन थोड़े यानी बंदरगाह थोड़े कम पाए जाते हैं। यह गोदावरी नदी के मुहाने पर उत्तर और उत्तरी सरकार तट, और इसके दक्षिण में इसे कोरोमंडल तट भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। आपको चित्र में आपने देखा भी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पश्चिमी तट पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है, आखिर ऐसा क्या है वहाँ जो पश्चिमी तट पर कोई भी डेल्टा नहीं है ना बच्चों। तो होता क्या है कि पश्चिमी तटीय जो मैदान है अरब सागर के तट में फैला है और काफी सकरा मतलब छोटा भाग है। इसके पूर्व में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं जिनसे छोटी छोटी तीव्रगामी नदियां क्या होती निकलती हैं, और छोटा मार्ग है। कठोर शैल होने के कारण क्या है, यहाँ नदियां अधिक तलछट नहीं बनाती हैं, यानी यहाँ कठोर शैलें हैं। तो कठोर शैलें होने के कारण क्या होता है बच्चों, यहाँ नहीं होता। यह साधारण शब्दों में बोलूँ ना बच्चों, अवसादों का पर्याप्त मात्रा में यहाँ निक्षेप नहीं होता, ठीक है ना। यानी जो चट्टाने वट्टाने यहाँ इकट्ठा नहीं होती हैं, जिसके कारण यहाँ कोई डेल्टा नहीं बन पाता है। आगे बात करते हैं भारतीय मरुस्थल कभी समुद्र का हिस्सा था, इस कथन की पुष्टि कीजिए। कैसे आप कह सकते हो भारतीय मरुस्थल, जैसे राजस्थान वाला भाग,
आप कैसे कभी सोच सकते हो कि ये कभी समुद्र का हिस्सा था? तो हुआ क्या था बच्चों, भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है, यानी उत्तर में अरावली की पहाड़ियां हैं, ठीक है। ये माना जाता है कि मोसोजोइक काल, एक टाइम पीरियड है, मोसोजोइक काल में क्या हुआ था, ये क्षेत्र क्या था, समुद्र का हिस्सा था, ठीक है। इससे निम्नलिखित प्रमाण मिलते हैं, जैसे आकाल में स्थित काष्ठ जीवाश्म पाए गए हैं यहाँ, और जैसलमेर के निकट क्या है, ब्रह्मसार के आसपास समुद्र के काफी ज्यादा हमें फॉसल्स या वो क्या मिले हैं, क्षेत्र मिले हैं, ठीक है, जो ये और सिद्ध करते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय मरुस्थल समुद्र का हिस्सा था। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां, बहुत सारी जनजातियां होती हैं बच्चों, ठीक है। अरुणाचल हिमालय में पश्चिम से पूर्व की ओर बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं, जैसे मूलपा, ठीक है, दूसरा है डाला, तीसरा है अंबर, चौथा है मिस्मी, और चौथा है निशी। नाम बड़ा अजीब है ना, मुझे भी लग रहे हैं, लेकिन क्या करें, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। बड़ा मुश्किल है पढ़ाई करना, लेकिन मजे मजे में करो, वो सब हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं पश्चिमी घाट के जो पहाड़ पर्वत हैं और पूर्वी घाट के पहाड़ पर्वत हैं, इनकी क्या की विशेषताएं क्या है। तो पहला देखते हैं बच्चों पश्चिमी घाट, ठीक है। तो पश्चिमी घाट के उत्तर, जैसा कहते हैं पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में महाराज, ठीक है ना, महाराज से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अरब सागर के पूर्वी तट के साथ साथ फैला हुआ है। इन्हें महाराज तथा गोवा में सह्याद्री, कर्नाटक, तमिलनाडु में नीलगिरी तथा केरल में जैसे अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिमी घाट के प्रमुख पर्वत है। ये पर्वत बच्चों क्या है, लगातार श्रेणी के रूप में है, और उत्तर में दक्षिण तक 3 दर्रे यहाँ हैं, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ठीक है ना बच्चों। ये काफी प्रमुख क्या है, घाट हैं। इस पर्वत श्रेणी में क्या होता है, औसतम ऊंचाई जो है पर्वतों की औसतम ऊंचाई कितनी होती है बच्चों, 1500 मीटर होती है, और उत्तर से दक्षिण तक की ओर बढ़ती जा रही है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची जो चोटी बच्चों याद ना अन्नाईमुड़ी है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की अन्नाईमुड़ी पहाड़ियों में स्थित है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती हैं, यहीं से निकलती हैं, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय जो नदियां उत्पत्ति इसी घाट से होती है, पश्चिमी घाट से। बात करते हैं पूर्वी घाट। तो ये जो दक्कन की जो पूर्वी सीमा पर जो पूर्वी घाट के पर्वत महानदी की घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक ये फैला हुआ है। और पूर्वी घाट की मुख्य श्रेणियां कौन है, जैसे जवादी पहाड़ियां हो गई, पूलकोडा पहाड़ी हो गई हैं, और आपका नल्लामाला पहाड़ियां हो गई, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हो गई, ठीक है ना। ये सारी मुख्य पहाड़ियां हैं यहाँ की। और पूर्वी घाट की श्रेणियां लगातार नहीं है, कहने का मतलब है कई बड़ी नदियों ने इन्हें काट कर अपने मार्ग बना लिया है, इन पहाड़ियों को काटकर। इस पर्वत श्रेणी में औसतम जो ऊंचाई होती है पर्वतों की वो 600 मीटर होती है, और नदियों द्वारा अपवर्तित होने के कारण क्या होती है, यहाँ आपसे श्रृंखला पाई जाती है। पूर्व और पश्चिम घाट में पर्वत जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। इस श्रेणी में कोई बड़ी नदी नहीं मिलती, कोई भी बड़ी नदी इस श्रेणी में नहीं पाई जाती पूर्वी घाट में, जहाँ तक पश्चिमी घाट में पाई जाती है। तो ये है बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट और कंप्लीट पार्ट। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।